हाँ जी, तो अब इंटरफेरेंस हमारा चल रहा था। हम इंटरफेरेंस पर 2-3 बातें और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिफ्रैक्शन वगैरह की बातें करेंगे। तो ध्यान दो, एक सबसे छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ, वो है इंसर्शन ऑफ थिन फिल्म, थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, insertion of thin transparent film in the path of anyone interfering light ray। अब आप इसका मतलब समझिए क्या है। इंसर्शन ऑफ थिन फिल्म, थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म इन द पाथ ऑफ एनी वन इंटरफेरिंग लाइट रे। किसी भी एक इंटरफेरिंग लाइट रे में हम एक ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मान लो ये S1 और S2 कोई भी दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब ये दो कोहेरेंट सोर्स किसी भी कारण से पैदा हो सकते हैं, चाहे जो कारण हो कोहेरेंट सोर्सेज का पैदा होने का, है ना। तो आप देखिए कि ये जो कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2 हैं, इनसे कोई रे जा रही है। तो मान लो एकदम सेंट्रल पॉइंट ये है, सपोज दिस इज द एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट एंड हियर इज द स्क्रीन, करेक्ट। अब S1 और S2 से अगर सेंट्रल पॉइंट पे रे आ रही हैं तो दोनों रे जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं, तो पाथ डिफरेंस जीरो है, राइट। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट, किसी की भी ग्लास की या किसी भी मटेरियल की ट्रांसपेरेंट शीट जो है T थिकनेस की रख देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब आप देखिए क्या घटना होने वाली है ना। तो by inserting a thin transparent sheet of thickness T and refractive index mu, we are displacing by inserting a thin transparent sheet of thickness T and refractive index mu, we are displacing air of thickness T with the sheet, है ना। अच्छा, अब जो हमने सीट डिस्प्लेस, जो सीट पुट की है, उसकी इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस और इक्विवेलेंट पाथ और इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ ऑफ सीट इज व्हाट म्यू टी। ये इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ होता है कि जो सीट हमने डिस्ट्रीब्यूट की, पहले ये सीट नहीं थी। जब ये सीट नहीं थी तो यहाँ क्या था, एयर था। अब हमने सीट रख दी तो यहाँ क्या था, एयर नहीं है। अभी सीट वाली जगह पे एयर नहीं है ना, है। जैसे मैं अभी वहाँ खड़ा नहीं हूँ तो वहाँ क्या है, एयर है। अब मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ तो इसका मतलब एयर वाली स्पेस मैंने ऑक्यूपाई कर लिया। ये कहिए कि जितना मेरा स्पेस है उतने स्पेस से मैंने एयर को डिसलोकेट कर दिया। तो यहाँ पर हमने इतने स्पेस से एयर डिसलोकेट कर दी है। तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस और इक्विवेलेंट ऑप्टिकल पाथ इज म्यू इनटू टी। मीन्स ये वाली जो रे है इसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, है ना। तो मीन्स
S1O, S1O, S1O will effectively, S1O will effectively cover more path, cover more path. S1P effectively cover more path, ज्यादा पाथ कवर हो जाएगा S1O का, है ना? हाँ. And what extra path? Extra path is mu t minus t, that is mu minus 1 into t, mu minus 1 into t. अब देखिए एक बात सुनो, एक बात सुनो, S1O ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया, अब हमें मीन पॉइंट जो है वो चाहिए, तो मीन पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? देखो, जीरो पॉइंट या मीन पॉइंट, जीरो पॉइंट और मीन पॉइंट, मीन पॉइंट मीन्स, जीरो पॉइंट और मीन पॉइंट मीन्स बोथ रेज coming from S1 and S2. Zero point or mean point means both rays coming from S1 and S2 should travel same path, equal path बोलो, इक्वल पाथ. अब आप देखिए भाई, जीरो पॉइंट तो तभी होगा, जीरो का मतलब होता है नो पाथ डिफरेंस, जीरो पॉइंट है वो, है ना? तो बेटा जीरो पॉइंट का मतलब ये है कि बराबर बराबर आना चाहिए. अब सवाल ये उठता है कि इधर का पाथ तो हमने बढ़ा दिया, इधर का पाथ तो हमने बड़ा कर दिया, ये बड़ा हो गया, अब ये छोटा रह गया, तो बराबर कैसे हो? बराबर ऐसे हो कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे. अब ये वाला पाथ लंबा हो गया, है ना? इसका पाथ थोड़ा ऐसे कर देंगे, ये लंबा हो गया, और ये थोड़ा सा छोटा हो गया. ये जितना बड़ा हो गया था ना, थोड़ा सा उसको छोटा कर दो, हल्का सा इसको छोटा कर दो, हल्का सा इसको बड़ा कर दो, बराबर हो जाएंगे. ये O डैश आएगा, ये O डैश आएगा, है ना? तो इफेक्टिवली कहने का मतलब ये हुआ, है ना? इफेक्टिवली to make equal path, O is to be shifted to new position, new location, O dash, and it happens automatically, अपने आप हो जाता है, ये अपने आप हो जाता है. दिस वे, है ना? हाँ, this happens naturally and after insertion of the seat, we observe that entire interference pattern entire interference pattern is shifted to the side of seat. जिस साइड में हमने सीट पैदा कर रखी है ना, उसी साइड में सब शिफ्ट हो जाएगा. यानी यहां पर जैसे पहले काफी सारी फ्रिंजें थी ना, यहाँ पे खूब सारी फ्रिंजें थी. मान लो यहाँ 0 ऑर्डर फ्रिंज थी, यहाँ पे 0 नंबर की फ्रिंज थी. अब वो है ना, ऐसा लगेगा आपको कि सारा का सारा खिसकता हुआ नजर आएगा. अच्छा, ये आपको नजर आएगा बाकायदा. अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना,
तो जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन पर फ्रिंजें बनी हुई हैं, अब आपने उसमें एक थिन शीट को इंसर्ट किया, तो आप देखेंगे कि एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द साइड इन विच ऑन विच यू आर पुटिंग द सीट। जिस साइड में आपने सीट रखी है उसी साइड में सारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है शिफ्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो ये पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है शिफ्ट हो जाएगा, उसी साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखिए कंप्लीट शिफ्टिंग हुई है ना। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, उसको रहने देता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ शिफ्टिंग हुई ना, तो सारी की सारी शिफ्ट जो है मतलब सारी की सारी फ्रिंजेज जो है ना वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेंगी। हाँ, एक भी फ्रिंज अपनी पोजीशन पे वैसा का वैसा नहीं बना रहेगा। तो देखिए, है ना, if total number of fringes shifted to new location, bn, अगर ये n हो में सारी की सारी, है ना, देन म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर होगा एन लैम्डा। ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है। एक फ्रिंज विड्थ जब शिफ्ट होती है तो लैम्डा का पाथ गैप क्रिएट होता है। तो आप समझिए इस चीज को, एवरी फ्रिंज इज क्रिएटिंग इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस लैम्डा। तो एवरी फ्रिंज, ये बड़ा कॉमन रूल है, ये रूल तो बहुत ही कॉमन है। एवरी फ्रिंज इज क्रिएटिंग इक्विवेलेंट पाथ गैप लैम्डा। एक फ्रिंज के लिए इक्विवेलेंट पाथ गैप लैम्डा। अब देखो, जो फ्रिंज पहले यहां बन रही थी ना, यहां बन रही थी, वो थोड़ी आगे बनेगी, तो ये इस तरह से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, जैसे जो जहां बन रहा था उससे थोड़ा आगे चला जाएगा। तो हर जगह, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज 3 फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, तो हर जगह 3 फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ मान लो 50 फ्रिंज शिफ्ट हुई, तो हर जगह 50 फ्रिंज, मतलब सारी 50 की 50 आगे चली जाएंगी। अगर मैं इसको 0 कहूँ, है ना, इसको 0 कहूँ, इसको 1 2 3 4 5 6 50 कहूँ, इधर -1 -2 -3 50 कहूँ, है ना, तो समझ रहे हो, अगर 10 फ्रिंजें शिफ्ट हुई तो जो -10 वाली है वो 0 पर आ जाएगी, और जो 0 वाली है वो +10 पर चली जाएगी। आर यू गेटिंग? और 0 फिर आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, राइट। तो ये शिफ्टिंग होगी। अब आप इसको एक बार जो है ना बातों को थोड़ा सा वापस से ठीक से समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। द रीजन इज वेरी सिंपल। आपने इधर जो है ये थिन शीट इंसर्ट की है। जब आपने यहाँ पर थिन शीट इंसर्ट की है तो हुआ ऐसा है कि ये थिन शीट के कारण इधर का पाथ बढ़ गया है, लंबाई, रास्ते की लंबाई बढ़ गई है। यानी इफेक्टिवली क्या हुआ है कि इस साइड में जो रे आ रही थी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और जो उस साइड वाली रे थी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। अब 0 ऑर्डर फ्रिंज जो होगी वो क्या होगी कि बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए, तो इधर वाली ज़्यादा कर चुकी उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, इधर वाली जो कम कर चुकी थी उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो अल्टीमेटली 0 डिफरेंट पोल लोकेशन पर आ जाएगा। वो जो डिफरेंट जो आएगा वो क्या आएगा, देखो, S1O इफेक्टिवली कवर मोर पाथ एंड दैट इज व्हाट, एक्स्ट्रा पाथ इज व्हाट, म्यू टी माइनस टी। म्यू इंटू टी जो है इसका इक्विवेलेंट एयर पाथ होगा। पहले यहाँ एयर थी जब ये इंसर्ट नहीं किया था, भाई जब इंसर्ट नहीं किया था तो एयर थी ना, तो वो एयर कितनी मोटी थी, 3 थिकनेस की थी। अब आप उसमें से हटा दीजिए, उतनी आ जाएगी, सिंपल। तो ये इस तरह से हो जाता है और वो उतना आगे खिसक जाता है। तो देखिए इस तरह के है ना काफ़ी सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स। अच्छा, हाँ बच्चों, थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कर लूँ, वाइट लाइट इंटरफेरेंस, है ना। देखिए वाइट लाइट इंटरफेरेंस, वाइट लाइट का मतलब ये होता है कि हमने जो फंडामेंटल सोर्स दिया है वो वाइट है। यहाँ थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा।
ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत सारे आते हैं वाइट लाइट इंटरफेरेंस में। जैसे ये आपका सोर्स था ना एस, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट है, इसका मतलब इसमें सारी वेवलेंथ्स हैं, विबग्योर पूरा है ना, हाँ विबग्योर पूरा है इसमें। अब इसके दो सब सोर्सेस तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, हाँ तो दो सब सोर्सेस बना दीजिए, राइट। अब आप इंटरफेरेंस करिए, इंटरफेरेंस करिए तो पता है क्या होगा कि अलग अलग कलर वाली जो रेज हैं, सेंट्रल पॉइंट जो है ना वो पॉइंट, उसका तो सबका पाथ डिफरेंस सेम ही आएगा, चाहे कोई सा भी कलर हो, अलग अलग आएगा ही पाथ डिफरेंस, है ना, हाँ तो सबका सेम आएगा। तो वो जो है ना सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट फ्रिंज, वाइट ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो अगर आपने यहाँ वाइट लाइट काम में ली है और अब आपके इसमें विबग्योर पूरा आ रहा है, तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट वाइट फ्रिंज, है ना। तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी ब्राइट एंड वाइट, ब्राइट एंड वाइट। तो सेंट्रल फ्रिंज जो है ब्राइट होगी और क्या होगी, वाइट होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल फ्रिंज तो चलो ब्राइट एंड वाइट हो गई, अब आगे क्या हाल होगा, आगे मैं बताता हूँ क्या हाल होगा कि जैसे जैसे आप अलग पोजीशन बदलेंगे, अलग पोजीशन बदलेंगे, तो आप देखिए कि जो डिफरेंस आएगा, हमने आपसे एक मिनट चलो इसको इस तरह समझो, बीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया था आपको, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसका मतलब जिसका लैम्डा कम होगा उसका बीटा कम होगा, बीटा छोटी होगी यानी कि वो जल्दी से अपना पोजीशन ले लेगी। अच्छा, बड़े वाली बीटा लेट पोजीशन लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड ऑन द सेंट्रल वाइट फ्रिंज, है ना, उसके दोनों साइड में पहले कौन सी फ्रिंज बनेगी, वॉयलेट बनेगी, क्योंकि वॉयलेट की लैम्डा सबसे कम है। देखिए आपको ऐसा पढ़ाया था हमने, लैम्डा वॉयलेट इज लेस देन लैम्डा इंडिगो इज लेस देन लैम्डा ब्लू, ऐसे पढ़ाया था ना। एंड बिगेस्ट लैम्डा इज रेड कलर, रेड कलर। तो देखिए मोस्ट क्लोज टू द सेंट्रल वाइट फ्रिंज, तो देखिए मैं लिख रहा हूं मोस्ट क्लोज टू दी सेंट्रल वाइट फ्रिंज, है ना, हाँ मोस्ट क्लोज टू दी सेंट्रल वाइट फ्रिंज, सेंट्रल वाइट फ्रिंज, मोस्ट क्लोज टू दी सेंट्रल वाइट फ्रिंज, मोस्ट क्लोज टू द सेंट्रल वाइट फ्रिंज। There will be violet fringe, there will be violet fringe, ठीक है ना, and red will be farthest, and first red will be, मतलब आप रेड को दूर बता दो, इसका खत्म बात, रेड विल बी डिस्टेंट, रेड विल बी डिस्टेंट, देयर विल बी वॉयलेट मोस्ट क्लोज टू द सेंट्रल वाइट फ्रिंज, देयर विल बी वॉयलेट फ्रिंज, राइट, एंड रेड विल बी डिस्टेंट, डिस्टेंट। अब देखिए क्या होता है, आपकी जो सेंट्रल फ्रिंज है ना वो तो वाइट फ्रिंज होती है, वाइट फ्रिंज के इधर की साइड सबसे पहले वॉयलेट फ्रिंज बनती है, फिर वॉयलेट के बाद में बनते 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 रेड बन जाती है, यानी कि सारे कलर आते हैं यहाँ पर वीडियो वाले, फिर इधर भी सारे कलर आते हैं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, कुछ कलर फिल्म जो होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, तो कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट कलर, है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, राइट। देखिए कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग और कोइंसाइडिंग, और कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग,
फ्रिंजेज ऑफ डिफरेंट कलर, फ्रिंजेज ऑफ डिफरेंट कलर, फ्रिंजेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर वाली जो फ्रिंजेज है ना उनको कोइंसाइड कराना है। कलर, हमें डिफरेंट कलर की फ्रिंजेज को कोइंसाइड कराना है। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है कि दोनों का पाथ डिफरेंस सेम आ जाए, डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 आ जाए। जब जब दो के पाथ डिफरेंस सेम आएंगे तो वो सेम लोकेशन पर बन जाएंगी। इसका मतलब n1 लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ऐसा होना चाहिए। अच्छा अब देखिए, n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ n1 अपॉन n2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा होगा, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी है उसका नंबर कम होगा और जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसका नंबर ज़्यादा होगा, है ना। अच्छा वैसे एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात मैं बताता हूँ, वो मैं हमेशा ही कहता हूँ, हमेशा ही मैं ये वाला कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। क्या? पतली बेंच पर एक बेंच पर पतले लोग ज़्यादा बैठते हैं, एक बेंच पर पतले लोग ज़्यादा बैठते हैं, है ना। एक बेंच पर पतले लोग ज़्यादा बैठते हैं, है ना, और मोटे लोग कम बैठते हैं। एक बेंच पर पतले लोग ज़्यादा बैठते हैं और मोटे लोग कम बैठते हैं। बेंच है ना, मोटे मोटे बिठा दो, मोटे मोटे क्या होगा? कम बैठेंगे। पतले पतले बिठा दो, ज़्यादा बैठेंगे। तो जब फ्रिंज विड्थ बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसका मतलब पतली वाली फ्रिंजें ज़्यादा आएंगी उसी स्पेस पे, और मोटी वाली फ्रिंजें कम आएंगी। तो कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग और कोइंसाइडिंग फ्रिंज तब होगा जब पाथ डिफरेंस सेम होगा। पाथ डिफरेंस की ये कंडीशन है। तो पतले वाले ज़्यादा बैठेंगे, मोटे वाले कम बैठेंगे। आपकी पोजीशन निकालनी है तो पोजीशन के लिए एक आपको हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार फॉर्मूला जो है ना वो यूज में लेना है कि कौन सी पोजीशन किसकी होगी। तो मैं बताऊं, आपने जो फ्रिंज ली है ना उसी की पोजीशन ले लो, बस। सिंपल सिंपल सिंपल। देखो पोजीशन मैं बताता हूँ। पोजीशन हमने आपको पढ़ाया x बराबर क्या पढ़ाया था? पोजीशन मैंने पढ़ाया था लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, है ना, लैम्डा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये पोजीशन पढ़ाया था, है? नहीं, पोजीशन तो एन बीटा पढ़ाया था ना। हाँ सॉरी, पोजीशन तो मैंने आपको एन बीटा पढ़ाया था। पोजीशन हमने पढ़ाया था एन इंटू बीटा, और मैंने पता है आपको क्या पढ़ाया था? आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। एक्स एन यानी ब्राइट एनथ फ्रिंज, ब्राइट एनथ फ्रिंज की पोजीशन हमने बताई थी आपको। हाँ जी, ब्राइट एनथ फ्रिंज की पोजीशन बताई थी हमने आपको, और वो बताई थी आपको हमने एन इंटू बीटा, तो एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपको ब्राइट एनथ फ्रिंज की पोजीशन बताई थी, राइट। अब जब ब्राइट एनथ फ्रिंज की पोजीशन ये बता दी ना, तो अब आप थोड़ा सा इसको पकड़िए बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्या बात है। ओके, ब्राइट एनथ फ्रिंज की पोजीशन आपको ये बता दी थी, राइट। अब हम डार्क फ्रिंज की पोजीशन बता देते हैं, एक्स एन डैश, क्योंकि वो आपको एग्जाम में डार्क वाला भी दे सकते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, अगर वो डार्क वाले को इस तरह से करेंगे तो कैसे होगा वो अभी बताता हूँ मैं आपको। एक्स एन डैश बराबर एन, वो जो है ना एक्स एन डैश, ये अब आपका पता है क्या आएगा यहाँ पे? 2n माइनस 1 अपॉन 2, इस तरह की सीन आएगी, इस तरह की सीन आएगी। वहाँ पे जाकर के वो फ्रिंज जो है ना बनेगी वहाँ पे, राइट। ये आप चेक कर सकते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये देखिए आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अगर ये जो है ना डार्क फ्रिंजेज ओवरलैप हो रही हो तो क्या करेंगे, है ना। हाँ, हो सकता है वो सवाल दे दे में भैया, सवाल का क्या भरोसा है जी, कुछ भी हो सकता है ना। तो फॉर ओवरलैपिंग ऑफ डार्क फ्रिंजेज, और ओवरलैपिंग ऑफ डार्क फ्रिंजेज कंडीशन, डार्क फ्रिंजेज की वो ओवरलैपिंग की बात करें अलग अलग वेवलेंथ वाली, है ना, तो पता है क्या होगा? फिर आप करेंगे इसको 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा 1 n1, यहाँ पे करेंगे 2n2 माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा 2।
आप इस तरह से कर देंगे, कुछ नहीं, मतलब वो जो पाथ डिफरेंस है ना, असली गेम वहीं पर है, असली गेम। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर सवाल उठता है कि सर यहाँ +1 करूँ कि -1 करूँ, है ना। एक्चुअली में अगर आप यहाँ +1 करते हैं तो आपकी काउंटिंग n से 1 से शुरू होगी, ओ सॉरी -1 करते हैं तो काउंटिंग n = 1 से होगी, और अगर +1 करते हैं तो आपकी काउंटिंग जो है ना वो n = 2 से होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब सॉरी n = 1, अरे यार बात ये है 2n + 1 लिख सकते हो आप, फिर आपका जो काउंटिंग स्टार्ट होगा ना वो n = 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे होगा। 2n - 1 लिख सकते हो आप, अब आपकी काउंटिंग जो है ना n = 1 से स्टार्ट होगी, बस अल्टीमेट बात वहीं आके पड़ेगी। लेकिन अब इसकी काउंटिंग डायरेक्ट आएगी, इसलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वो जो है ना फर्स्ट बोलेंगे वो इसी को बोलेंगे। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट इसी को बोलेंगे वो, इसलिए हम बढ़िया है कि ये करें, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई, और ये पढ़ाते हैं, मतलब ये जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ढेरों क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये वाले पर आते हैं ज़्यादा सवाल ये वाले पर आते हैं। बाकी तो वो जो है ना चीज़ है ही कि भैया वॉलेट जो है थिन फिल्म बनेगी, रेड ब्रॉड फिल्म बनेगी, रेड का लैम्डा ज़्यादा है, वॉलेट का लैम्डा कम है, तो नेचुरल है कि वॉलेट जो है पास में बन जाएगी, रेड थोड़ी दूर जाके बनेगी, राइट। चलिए ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करिए। अब हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें बच गई हैं। एक तो वो थिन फिल्म इंटरफ्रेंस में हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। पानी का कोई लेयर होगा या कोई भी लिक्विड लेयर होगा, उस पर हम डिफरेंट लेयर ऐसा डालेंगे जिसकी कि थिन फिल्म बन जाए, फिर उससे इंटरफ्रेंस कराएंगे। एक ये होगा एलॉयड मिरर करवाएंगे, है ना, एलॉयड मिरर करवाएंगे, बिलेट्स लेंस, स्प्लिट लेंस कराएंगे, न्यूटन्स रिंग करेंगे, है ना। तो ये सब हम करेंगे, राइट।